सबसे ज़्यादा सवाल जो हम लोगों से पूछे जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं। जो आपने अनाउंसमेंट किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में कि 30% टैक्स लगेगा, क्या आपने क्रिप्टो करेंसी को अब देश में लीगल कर दिया है? क्योंकि आपने कहा कि टैक्स लगेगा, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इतने सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा भी लगाया है, उनके लिए थोड़ा स्पष्ट करें कि आज क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस है अभी, और क्या ये 30% के बाद अलग से एक जीएसटी भी लगेगा? क्या आप ये मानते हैं कि ये एक लॉटरी की तरह होगा और हॉर्स राइडिंग की तरह होगा? इट विल बी लाइक अ गैम्बलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन हियर। नहीं, इसमें अगर स्पष्टता चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिल्कुल वो सब देते आएंगे, उसमें कुछ हेसिटेशन नहीं है। मगर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इन सब शब्दों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान से सोचें और उसको उपयोग भी करें। करेंसी होता है जिसका सरकार की बैकिंग है, कुछ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए करेंसी, वो चीज़ है करेंसी। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मिलता है जब सरकार उसको इश्यू करता है। अगर घर बैठे बैठे आप और मैं कुछ करेंसी इश्यू करें, वो करेंसी थोड़ी ना होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देने वाले काम सरकार की बैकिंग से होता है, सरकार की अथॉरिटी के साथ। जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, चाहे भारत हो कहीं और हो, सेंट्रल बैंक उसका इश्यू करता है, वो करेंसी माना जाता है ट्रेडिशनल सेंस में। और जब डिजिटली करेंसी इश्यू करते हैं मॉडर्न सेंस में, वो डिजिटल करेंसी होता है, वो करेंसी है। मगर बाहर जो माइनिंग के साथ, माइनिंग के द्वारा और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आप इश्यू करते हो, कुछ हद तक वो कुछ एसेट हो सकता है, ना कि करेंसी। ये डिफरेंस हम पहले से समझ लें जी। और ये एसेट जो क्रिएट कर रही हो, वॉट एवर क्वालिटी ऑफ एसेट इट मे बी, वॉट एवर टाइप ऑफ एसेट इट मे बी, क्रिएशन बाय समबडी, कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज, कौन क्रिएट कर रहा, कौन किसको पास कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, हर एक लेजर में कुछ एंट्री है, कुछ एग्जिट है, वो ठीक है। उसके ऊपर ट्रांसैक्शन के द्वारा आप कुछ कमा रही हो, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स लगाए। सो वो करेंसी नहीं है पहले। फिर वो ट्रांसैक्शन के द्वारा आप सेल कर रही हो, खरीद रही हो और प्रॉफिट भी कमा रही हो, फिर वो टैक्सेशन लगाना पड़ता है। फिर ये ट्रांसैक्शन में भाग लेने वाले प्रॉफिट नहीं कमाया, एक से दूसरे के हाथ में चल रही है, फिर भी क्योंकि ट्रांसैक्शन हो रही है, उसके ऊपर टीडीएस। हम कम से कम समझ लें कि ये बात इज अबाव बोर्ड। टीडीएस का अर्थ यही है कि वो एडिशनल टैक्स नहीं है, आप बाकी जो टैक्स भरेंगे उसमें रिकंसाइल कर दो भैया। इधर पेमेंट कर रहे हो, उधर एडजस्ट कर लो, आपके बाकी टैक्स जो पे करना है, ये एडिशनल नहीं है टीडीएस। सो इसके द्वारा ये सब विल बी अबाव बोर्ड। अभी मुझसे बार बार पूछा गया कि ये आप रेगुलेट नहीं कर रही हो, मगर टैक्स कैसे कर रही हो? टैक्स इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रांसैक्शन हो रही है। You cannot ignore it. I can't ignore it. And it's big money. And above all, ठीक है, इसके ऊपर क्या आपकी पोजीशन क्या है? इसमें रेगुलेट करें, बैंक करें, कुछ करें, क्या है? उसके लिए ही कंसल्टेशन। हम एक कमरे में बैठ करके ये तय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। जिनको भी हमारे साथ इस विषय में बात करना है, करिए। सबका ओपिनियन लेकर के कुछ निर्णय करेंगे, बिल्कुल। सो कंफ्यूजन के कुछ भी कारण नहीं है। मगर अगर टेक्निकली क्या इसमें 30% लगाना है, ये 30% के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये सिर्फ ट्रांसैक्शन है इसीलिए इसमें सिर्फ टीडीएस है क्या, इन सभी प्रश्नों के लिए जरूर हम हर कदम तैयार रहेंगे, जरूर क्लैरिफिकेशन देने के लिए।
ओके मैम, एक बात जब आपने बजट की कही और कहा कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हमने भी बिल्कुल यही होप किया था कि ग्रोथ बूस्टर जो हमने थीम भी चलाई वो यही रही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि डीरेल ना हो जाए। जो आपने भूमि और फाउंडेशन ले की थी पिछले बजट में वो यही थी और कंटिन्यूटी हमें दिखी। अब आपने कहा 25 वर्ष के लिए हम तैयार कर रहे हैं इस बजट के द्वारा, भारत आगे बढ़े। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसे आप डिफाइन करती हैं इसको, अगले 25 वर्ष के लिए हम कैसे इसमें समझें भूमिका बन रही है। एंड कैपेक्स की आपने बात की, 7.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आमदनी कहाँ से आएगी? खर्चा तो आपने तैयारी कर ली है मैम। पहला प्रश्न जी, मैंने बजट की शुरुआत में ही वो बात बोली कि हम ट्विन ट्रैक आपके सामने रख रहे हैं। ये एक ट्रैक है जो पहले से कंटिन्यू करके आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही हम ये पैंडेमिक अफेक्टेड इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। ठीक है। पिछली बार वो शुरू हुआ, पिछली बार भी एकदम बड़ा सा अमाउंट, उससे पहले के साल से कंपेयर करते हुए ज़्यादा अमाउंट दिए। इस बार उसको और ज़्यादा बढ़ा करके 7.5 लाख तक। इतने पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा क्रिएटिंग एसेट्स, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज या कुछ कॉमन इकोनॉमिक कॉरिडोर रनिंग थ्रू सेवरल स्टेट्स, ये सब बनाने में बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आप बिजनेस मैटर्स डील करते हैं, आपको मालूम है 1 रुपया खर्च करने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसका मल्टीप्लायर कन्वेंशनल एनालिसिस में ये बोला जाता है 2.95 रुपीस तक। 1 रुपया का खर्च करने में 2 रुपया 95 पैसा तक आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब इकोनॉमी में आर्थिक एक्टिविटी, जॉब्स उधर इन सिटू मिलेगी, ब्रिजेस, उसके लिए सीमेंट, उसके लिए स्टील, सबका वो एक विषय है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा नहीं करूं और रेवेन्यू में दूं, मतलब मैं सीधा उसका उदाहरण सिंपल जो फ्लोटिंग में है उदाहरण, आपके हाथ में पैसा दूं, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मगर कितना होगा? हर 1 रुपया के लिए 0.95 ही मिलता है, लेस देन 1 रुपी मिलता है। इसीलिए मैं और पूरे हमारे टीम और प्रधानमंत्री जी का ये पिछले साल से बिलीफ है कि खर्च करो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा जिसमें से मिलेगा आपको वो करो। टेक्निकली हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, मगर उसका मतलब क्या है? जॉब भी मिलेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड सीमेंट का, स्टील का सिर्फ नहीं बढ़ेगी, उधर काम करने वाले उनके खर्च, उनके कपड़े, खाने का चीज़ और उनका इधर उधर का ट्रैवलिंग का खर्च, ये सब भी मल्टीप्लायर में इंक्लूडेड है ना। इसीलिए इसका मल्टीप्लायर ज़्यादा, हाथ में पैसा रखने का मल्टीप्लायर कम। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.